इस कहानी की शुरुआत ऑपरेटिंग थिएटर में होती है, जहां दो डॉक्टर लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो दोनों भी पेशेंट बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी थे और डॉक्टर उन्हें एक ग्रीन लिक्विड को इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जो सब्जेक्ट होता है उसकी हालत खराब होने लगती है। उसके हर एक बॉडी पार्ट से ब्लड निकलने लगता है और आखिरकार वो लिक्विड उनके लिए कुछ ज्यादा ही प्रूव होता है। दोनों पेशेंट मर जाते हैं, जिसे देखकर सर्जन में से एक बंदा फाइनली गिव अप कर देता है। उसे लगता है कि इतने लोगों के सेक्रीफाइस के बाद भी सिर्फ फेलियर ही उसे मिल रहा है। वो पहले से ही जानता था कि इस रिसर्च का कोई भी फ्यूचर नहीं। जाने से पहले वो दूसरे बंदे को क्लियर कर देता है कि वो इसका पार्ट और भी ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन सिन, जो बचा हुआ डॉक्टर था, उसे अभी भी बिलीव रहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट सब्जेक्ट वैसे भी 1 या 2 दिन में मर ही जाते, तो एक दिन पहले मरने से क्या फर्क पड़ता है। उनकी सेक्रीफाइस ह्यूमैनिटी के ग्रेटर गुड के लिए भी हो सकती है। सेन अपने जूनियर को ऑर्डर देता है कि वो भी इस ऑपरेटिंग थिएटर को छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो बॉडी को खुद ही संभाल लेगा। तो उसका जूनियर भी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सिन को पूरा यकीन था कि ये रिसर्च एक न एक दिन जरूर से सक्सेसफुल होगी। प्रॉब्लम सिर्फ यह थी कि परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट मिल नहीं रहे थे। उसे पता है कि समवेयर आउट देयर वो परफेक्ट इंसान जरूर एग्जिस्ट करता है, जो इस एक्सपेरिमेंट को सफल बना सकता है। अब स्टोरी हमारी कट हो जाती है। हमें हमारे हीरो कांग वान को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त के साथ पी रहा होता है। दोनों एक फ्यूनरल होम में काम करते हैं, जहां वो डेड बॉडीज की अरेंजमेंट करते हैं। कुछ बातें करने के बाद और खाना खाने के बाद वे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बॉडीज को लेकर जानी थी। हॉस्पिटल पहुंचकर यॉन रिसेप्शनिस्ट को अपना बिजनेस कार्ड दिखा देता है कि वो लोग यांगबुल फर्नल सर्विस से मौजूद। तभी उससे फोन आ जाता है कि कुछ पेशेंट की डेथ हुई थी, और थोड़ी देर बाद उसका दोस्त भी वहां पर आ जाता है। ऑपरेटिंग थिएटर में जब वो पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि बॉडीज की हालत वही थी जो जिनों पर सर्जन ने एक्सपेरिमेंट कर रखे थे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फादर और डॉटर की बॉडी थी, जिनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन यॉन को कुछ सस्पिशियस लगता है। वो फादर की बॉडी को बैडली डैमेज पाता है, लेकिन गर्ल की बॉडी पर कोई इंजरी नहीं थी, सिवाय उसके हाथ पर एक बाउंड मौजूद था। यॉन्ग उसे समझाता है, यार हम फोरेंसिक एक्सपर्ट थोड़ी ना है, बस तुम बॉडी को पैक करो और हमें चले जाना चाहिए। हमें किसी के झमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यॉन चेक करने की कोशिश करता है। गर्ल के माउथ को देखते वक्त उसका फिंगर उसके ब्रोकन टूथ से कट हो जाता है। जब वे फादर की बॉडी को मूव करने लगते हैं, तभी यॉन नोटिस करता है कि गर्ल के हैंड का बाउंड था वो गायब हो चुका है। वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है और ह्योंग को दिखाता है। लेकिन तभी यॉन को सडनली शार्प पेन होने लगता है। वो फ्लोर पर तुरंत ही गिर जाता है और पोन इतना ज्यादा इंटेंस था कि वो उसके कारण चिल्लाने लगता है। लगता है कि गर्ल के टूथ से कुछ इन्फेक्शन उसकी बॉडी में चला गया। उसका हार्ट एक्सप्लोड होने जैसा फील हो गया और पूरा बॉडी इतना ज्यादा गर्म लग रहा था जैसे जल रहा हो। वो सोचता है कि अगर ये पेन ऐसा ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। आखिरकार वो अनकॉन्शियस हो जाता है। इधर हम देखते हैं जो डेड गर्ल थी वो अचानक से हिलने लगती है। थोड़ी देर बाद यॉन की आंखें खुलती हैं और उसके सामने वो उसी लड़की को पाता है जो कि मर चुकी थी, जो अपने हेड को बार बार डोर पर टकरा रही थी, जिसे देखकर हमारे बंदे की तो फट ही जाती है। और उसका दोस्त विंग का बॉडी वहीं पर पड़ा हुआ था, पूरी तरीके से ब्लड दिखाई दे रहा था और बॉडी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी। यॉन के हाथ भी ब्लड से भरे हुए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गर्ल उसे ही देखती और 1 सेकंड के लिए उनकी आंखें मिल जाती हैं, लेकिन गर्ल फिर भी अपना क्रीपी हेड बैंगिंग शुरू रखती है। वो दीवार पर मतलब कि गेट पर अपने सिर को ठोकते रहती है। यॉन को ब्लड की स्मेल आ रही थी और वो स्ट्रेंजली उससे अट्रैक्ट भी हो रहा था। उसका मन करता है कि वो उसे टेस्ट करे, लेकिन वो कहता है नहीं। तभी ह्योंग कराहता हुआ दिखाई दे रहा था। ह्योंग उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो सोचता है कि अगर उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाएगा तो शायद वो बच पाएगा। हॉस्पिटल का हाल देखकर तो लगता है कि पूरी दुनिया खत्म हो। ब्लड एवरीवेयर दिखाई दे रहा है और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक ओल्ड मैन कॉर्नर में रो रहा था और एक लड़की का डेड बॉडी पड़ी हुई। ओल्ड मैन को लगता था कि बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी। तभी सेक्रेटरी हिलती हुई दिखाई देता है। ओल्ड मैन डर कर वहाँ से भागने लगता है और गोल्फ क्लब को लेकर हॉस्पिटल छोड़ने की कोशिश करता है। वापस हमें यॉन दिखाया जाता है, जो उसके ह्योंग को स्ट्रेचर पर डालने के लिए तैयारी कर रहा था और वहां से ले जाने के लिए तैयार था। लेकिन उसको
काफी ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी और पेट में ऐसा पेन लग रहा था कि वो भूख से मर ही रहा हो। हालांकि उसने लंच किया था, फिर भी उसे नहीं पता था कि ये नॉर्मल भूख नहीं, शायद उसे ब्लड की भूख लग रही। वो डोर खोलकर बाहर निकलता है। उसे वही ओल्ड मैन गोल्फ लिए दिखाई देता है। यॉन हेल्प के लिए चिल्लाता है, डॉक्टर साहब मेरा दोस्त काफी ज्यादा बैडली इंजर्ड है, उसकी मदद करो। लेकिन तभी जो लड़की अपने गेट पर सिर को ठोक रही थी, उसकी नजर ओल्ड मैन पर पड़ जाती है और वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर और भी ज़ॉम्बीज़ आकर उसे खाने लगते हैं। यॉन सिर्फ देखता रह जाता है और डर से पूरी तरीके से कांपने लगता है। अचानक उसका दोस्त योंग भी उठकर ज़ॉम्बीज़ के पास जाता है और बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ के साथ उस ओल्ड मैन को खाने लगता है। यॉन समझ जाता है कि उसकी जो गूफी दोस्त था वो अब एक ब्रेनलेस ज़ॉम्बी बन चुका है। वो सोचता है ये कोई सपना तो नहीं, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी है। वो फैन चेक करते हुए देखता है कि आज 29 अप्रैल है, जबकि उसे याद है कि वो 24 को हॉस्पिटल आया था, मतलब कि वो 5 दिन से अनकॉन्शियस था। उसका फोन पर मिस कॉल थे और मैसेज भरे हुए थे। उसकी नज़र सिस्टर नुआ के मैसेज पर दिखती है जिसमें लिखा था, भाई बाहर मत निकलना, जहाँ हो वहीं सेफ रहना। तभी उसका फोन ऑफ हो जाता है। यॉन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या चल रहा है, लेकिन वो जानता था कि अगर नुआ और मिनी को बचाना है तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल को छोड़ना होगा। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें कन्वीनियंस स्टोर दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़की कॉर्नर पर बैठी हुई रो रही थी। बाहर ज़ॉम्बीज़ बड़े बड़े थे और वो किसी सेवियर का इंतजार कर रही थी। यॉन हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है। स्टेयर से उतरते वक्त उसकी नजर उसी लड़की पर पड़ती है जो डोर से अपने सिर को मार रही होती है, लेकिन वो बचकर वहां से निकल जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी लड़की उसका कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा थकान और भूख के कारण वो एक कन्वीनियंस स्टोर में घुस जाता है और बर्गर और सोडा खाकर थोड़ा बैटल फील करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि नेचुरली वो कन्वीनियंस स्टोर फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर आज अबान उसने इतनी ज्यादा जल्दी ऐसे क्यों खा लिया है। योंग की अचानक उसे याद आ जाती है और उसकी आंखों में से आंसू भी निकलने लगते हैं। उसका दोस्त जो हमेशा ज़ॉम्बीज़ के बारे में क्यूरियस रहता था, आज खुद ही ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी स्टोर के स्टोरेज रूम से आवाज आती है। यॉन चेक करने के लिए जाता है। वहाँ पर जो लड़की थी वो बैठी मिलती है। वो डर कर चिल्लाने लगती है, ज़ॉम्बी यहाँ मत आओ। लेकिन जब वो देखती है कि यॉन एक ह्यूमन है तो वो रिलैक्स हो जाती है। यॉन उसे फुट देता है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से खाने लगती है। वो यॉन कहता है कि आराम से खाओ, तुम्हारा स्टोमक अपसेट हो जाएगा। लड़की उसे थैंक यू बोलती है और फिर सडनली पूछती है कि आप यहाँ पर कैसे आ गए हो, बाहर तो बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज़ मौजूद है। यॉन थोड़ा हेजिटेट करता था और बताता है कि मुझे भूख लगी थी, इसलिए मुझे स्टोर में आना पड़ा। तभी वो बाबर बॉन्क लेने की सोचता है। लड़की मना कर देती है और कहती है डोर मत खोलो, बाहर बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं। लेकिन यॉन कहता है कि जब वो यहाँ पर आया था तो बाहर कोई भी ज़ॉम्बी मौजूद नहीं था। डोर खोलते ही एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। यॉन उसे धक्का देता है और वो ज़ॉम्बी 15 फीट से दूर जाकर गिरता है। लड़की तो पूरा शॉक्ड हो जाती है और कहती है आपने इतने जोर से उसे कैसे पुश कर दिया, क्या आप भी एक ज़ॉम्बीज़ हो। यान को भी रियलाइज होता है कि उसने जितना फोर्स लगाया था, इस फोर्स में उतनी से कहीं ज्यादा पावर मौजूद। और एक और चीज उसने नोटिस की कि अब तक कोई भी ज़ॉम्बी उसे अटैक नहीं कर रहा। लड़की उसे अजूसी के नाम से बुलाने लगती है, जो कि कोरियन में मिडिल एज मैन को कहते हैं, जिससे यॉन काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कहने लगता है वो 28 साल का है, एक मिडिल एज आदमी थोड़ी ना है। फिर चार्ज लेकर फोन को चार्ज कर लेता है और लूना को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो चलने लगते हैं। लड़की अपने पेरेंट को कॉल करती है, उसकी मॉम उसे घर न आने के लिए कहती हैं और फोन कट हो जाता है। लड़की फिर और भी ज्यादा रोने लगती है। यॉन उसे कंफर्ट देता है और कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर छोड़ दूंगा। तभी स्टोर के बाहर ज़ॉम्बीज का ग्रुप दिखाई देता है। लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है हम कैसे निकलेंगे, बाहर तो बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बी मौजूद। यॉन सोचता है अब ये रियल टेस्ट होगा और यॉन बाहर निकलता है और स्टोर के सप्लाईज में इन्वेंटरी वेपन बनाता है, डिफेंस और अटैक दोनों के लिए। स्टोरेज रूम के बाहर खाने से पहले, मतलब कि जाने से पहले, वह लड़की को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, किसी भी हालत में डोर को मत खोलना, मैं अब जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वह बाहर चला जाता है, जबकि लड़की उसे जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह डोर बंद कर देता है और बाहर ज़ॉम्बीज का सामना करना
करने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब यौन वापस आता है और कहता है कि सब क्लियर हो गया है, तो लड़की के फेस पर रिलीफ साफ दिखाई दे रहा था और उसका चेहरा चमकने लगता है। जस्ट बी श्योर, वह पूछती है क्या तुम ठीक हो? यौन हाँ में सिर हिलाता है। पहले तो उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट है कि ज़ॉम्बी उसे अटैक नहीं कर रहे और ना ही उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यौन एक गवर्नमेंट शॉप में चला जाता है और फ्रेश क्लोथ पहन लेता है। स्टोर से बाहर निकलते ही उसकी नजर रोड के दूसरी साइड पार्क एक हैवी बाइक पर पड़ती है। बाइक का लुक इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि वो गोयन को राइड करने के लिए इनवाइट कर रही हो। वापस कन्वीनियंस स्टोर में लड़की भी उसके लाए हुए क्लेस को चेंज कर लेती है। यौन माफी मांगता है और कहता है मुझे वुमेन्स की क्लोथिंग के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए जो अच्छा लगा वो उसे लेकर आ गया है। जो कि ज़ॉम्बीज कम है, वह फूड सप्लाईज इकट्ठा करने को डिसाइड कर लेते हैं और वहां से गुजरते हुए उसे एक बास्केटबॉल बैट भी दिखाई देता है जो अब का उसका पर्सनल वेपन होने वाला है। उसे वो रख लेता है। लड़की चिंतित होकर कहती है तुम मेरी सेफ्टी के लिए अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाल रहे हो? अब तो हम पूरी तरीके से स्ट्रेंजर हैं, तुम मुझे हेल्प क्यों कर रहे हो? और वह यह भी एज्यूम करती है कि तुम्हारी खुद की अपनी फैमिली भी होगी जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? यौन का फेस ये सुनकर क्रीपी सा हो जाता है क्योंकि फिर से उसे उसने अजूसी बुलाया था। वह समझता है कि तुम गिल्टी मत फील कर रहे हो। जब कोई हेल्प की जरूरत में हो तो हेल्प करना नेचुरल है और हो सकता है किसी दिन मुझे भी हेल्प करने की जरूरत पड़ जाए। अबव ऑल, जो कि ज़ॉम्बीज ने उसे काट नहीं सकते, उसकी लाइफ को कोई भी रियल थ्रेट मौजूद नहीं। जिसके बाद रात काफी ज्यादा हो चुकी और ज़ॉम्बीज बैक होम घूम रहे होते हैं, लेकिन उनकी पीस एक 700 सीसी की इंजन की आवाज से टूट जाती है। यौन अपनी न्यू बाइक पर सवार आगे बढ़ता जा रहा था। भले ही ज़ॉम्बीज की आवाज तेज है, मतलब कि इंजन की आवाज तेज है, ज़ॉम्बीज रिएक्ट नहीं कर सकते। शायद यौन की प्रेजेंस के आगे लड़की की एग्जिस्टेंस ओवरशैडो होती जा रही है। अगले सीन में एक गैस ट्रक शॉप में एक आदमी जिसका नाम किंग गियो होता है ज़ॉम्बीज से छुपा हुआ था। उसके पास एक बोतल पानी बचा है और वह अपने बेड लक को कर्ज कर रहा था। तभी मोटरसाइकिल की आवाज उसे सुनाई देती है। उसकी होप जाग जाती है, कोई सर्वाइवर यहाँ पर मौजूद है। जब यौन बाइक से उतरता है और ज़ॉम्बीज को एक एक कर हिट कर फिनिश करने लगता है तो किम की आंखों वाइड ओपन हो जाती हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ज़ॉम्बीज यौन के पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन यौन बस 2 स्टेप पीछे हटता है और ज़ॉम्बीज उसके बगल से निकल जाता है जैसे भाई कोई है ही नहीं। किम बहुत ही ज्यादा हैरान था और कहने लगता है ये क्या चमत्कार हो सकता है। जब एरिया क्लियर हो जाता है यौन गीना को एश्योर करता है, जो कि उस लड़की का नाम है, कि अब सब कुछ यहाँ पर सेफ है। मीनवाइल किम जो ट्रक शॉप से बाहर आ जाता है और एक्साइटेडली बोलता है तुम एक्सक्लूसिव स्कोप हो। यौन कंफ्यूज था क्योंकि यह टर्म उसके समझ से बाहर थी। बातचीत में पता चलता है कि किम एक जर्नलिस्ट है, गीना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और यान को तो आप सभी लोग जानते हैं। बेल बाय एक मोर्टिशियन था जो कि डेड बॉडीज को संभालने का काम करता था, जिसे सुनकर गीना हैरान हो जाती है क्योंकि वह उसे कोई ओल्ड अंकल समझ रही थी। किम बताता है कि पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज में बदल चुकी है। गीना रोने लगती है, लेकिन यौन उसे कंफर्ट देता है, उसका फैमिली सेफ होगा और उससे कह रहा था। तभी विंडो के बाहर ज़ॉम्बीज का एक और बड़ा ग्रुप अटैक करने लगता है। यौन डिसाइड करता है कि वह खुद उन्हें हैंडल करेगा। गीना उसका नाम पहली बार लेकर कहती है यौन प्लीज तुम सेफ रहना। यौन मुस्कुराता है और बाहर उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। एक आदमी वर्सेस 50 ज़ॉम्बीज, ये काफी ज्यादा अच्छी फाइट होने वाली है। भाई उन्हें पूरी तरीके से पीटता है, लेकिन सडनली उसे एक्सट्रीम आगे हम देखते हैं और भी ज्यादा लोग वहाँ पर आ जाते हैं। हम 3 लोगों को देखते हैं जिन्हें ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था और वो स्टोर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और वो कहते हैं हमारी मदद करो क्योंकि उनका एक साथी घायल होता है। लेकिन किम को ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी। वो मना करता है कि इस सिचुएशन में, इस जैसे दुनिया में हम इन लोगों की मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गीना उसे मना करती है। वो कहती है आखिरकार हम ही ह्यूमंस की मदद नहीं करेंगे तो उनकी मदद कौन करने वाला है? हम इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। हम देखते हैं किम के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी। वो हार मान लेता है और उसे अंदर आने देता है। गीना लॉक को खोलती है और उन पंक्स को अंदर बुलाती है जो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल और खुश लग रहे होते हैं। लेकिन हमारे हीरोज को पता नहीं था कि आखिर असल में ये लोग काफी ज्यादा बड़े वाले स्कम्बक मौजूद हैं। अब उन्हें अंदर आने का फ्री टिकट मिल चुका था। गीना उन्हें पानी देती है और उनकी सिचुएशन के बारे में पूछती है,
लेकिन किम को अभी भी बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हो रहा था उन लोगों की हालत को देखकर। वो पूछता है, क्या तुम्हारे दोस्त को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है? मोटा वाला आदमी घबरा जाता है और कहता है, दिखता है कि कोई बाउंड नहीं है। दूसरा दोस्त तभी कहता है कि अगर काटा होता तो वो अब तक ज़ॉम्बीज़ बन चुका होता। लेकिन किम अभी भी फिर भी डाउट कर रहा था और उनके सर्वाइवल स्ट्रेटजी के बारे में पूछने लगता है। पता चलता है कि उनके पास कोई भी प्लान नहीं है, वो लोग ऐसे ही बचते जा रहे हैं और बस अपने इंजर्ड दोस्त की हेल्प करने के लिए वो यहाँ तक आ चुके हैं। लेकिन किम के इस एटीट्यूड को देखकर गीना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, खासकर कि जब योन ने हमारी जान बचाई थी तो हमारे पास कोई भी हक नहीं है इन सारी चीजों को बातें करने का। हम तो अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तभी उनमें से एक बंदा उनका शुक्रिया करने लगता है। किम मान जाता है और कहता है शायद वो ही यहाँ पर कुछ ज्यादा सोच रहा है। तभी योन पूछता है, क्या कार एक एसयूवी थी? अगर हाँ तो हम 5 लोग आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन योन का प्लान अलग था। वो कहता है कि वो अलग से एक मोटरसाइकिल ढूंढना चाहता है ताकि वो आगे से सेवेरिया को लोकेट कर सके। और किम भी इस स्ट्रेटजी से एग्री करता है और वो कार लेने के लिए निकल पड़ते हैं। गीना इंजर्ड आदमी का ख्याल रखने के लिए प्रॉमिस करती है और वहीं पर रुक जाती है, जिसके बाद हमें दिखाते हैं जब योन और किम कार ढूंढने के लिए गए होते हैं गैस स्टेशन पर। वो तीनों आदमी अपने ट्रू कलर दिखाने लगते हैं। गीना को एक बंदा पकड़ लेता है और एक गन उसके हेड पर रख देती है और कहते हैं प्रिटेंड करने वाला जो आदमी था वो अपने मास्क को उतार चुका था। वो बताता है कि तुम हमारे जो ट्रिक है उसमें फंस चुकी हो। जब तुम्हारे दोस्त वापस आएंगे तो हम उन्हें गोली मार देंगे और तुम तो हमारे साथ चलने वाली हो। गीना गुस्से में बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगती है और उसकी उंगली को भी काट देती है और वह बंदा उसे कहने लगता है, यू लिटिल विच। साथ ही में उसे गन से पीटता है जब तक कि वो अनकॉन्शियस नहीं हो जाती। उसका दोस्त हंसता है और कहता है, ज़ॉम्बी नहीं, अब तुम्हें इंसान काटने वाले हैं। हम समझ चुके थे कि वो क्या करने वाले हैं। और उनमें से एक जो बंदा पारवर्टेड फ्रीक था वो गीना के साथ अपना मनमाना करना चाहता था। तभी बहुत जोर से बम की आवाज आती है और हम देखते हैं योन गोस्ट की तरह वहां पर आ जाता है। किसी को कोई भी समझ में नहीं आ रहा और वो उन एक बास्टर्ड का सिर पकड़ के जमीन में दे मारता है। हम देखते हैं गीना की हालत को देखकर योन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक रेस मोड में चला जाता है। गीना की कार को जो ढूंढने गए थे किम उस कार को ले आता है और गीना को कार में ले जाता है, जबकि योन वहीं रुकता है और कहता है, मैं इन सबको यहीं छोड़ दूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करो। दोनों स्कम्बग एक बैटन और दूसरा क्रॉसबो को लेकर योन को घेर लेते हैं और वो मजाक उड़ा रहे थे और कहते हैं, तू अकेला हमारा सामना कैसे कर पाएगा, हम तुझे मार डालेंगे। योन फिर कुछ कहे बिना अपना मेटल बैट गिरा देता है। चाबी वाला लड़का समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। योन की आंखें एक सिनिस्टर क्रेजीनेस से साफ दिखाई दे रही थी। उसे हंगर महसूस हो रहा था, ह्यूमन फ्लैश खाने की इच्छा हो रही थी। अगले ही पल वह गन के पास वाले बंदे के ऊपर झपट पड़ता है और उसका मांस खाने लगता है। फिर वह उस रेपिस्ट बास्टर्ड की तरफ मुड़ता है जो अब टेरिफाइड था और हमसे कहने लगता है, मैं तुझे KFC का टुकड़ा समझकर खा जाऊंगा। और वो गन फेंक देता है, लेकिन योन उस गन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हम किम को देखते हैं, वो उस गन शॉट की आवाज सुन जाता है और कार से बाहर आ जाता है। लेकिन गैस स्टेशन से सिर्फ योन ही बचकर निकला था। किम काफी ज्यादा चिंतित था और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? योन बस इतना कहता है कि गीना कैसी है। वो रो रही थी और यह सुनकर गॉन को रिलीफ हो जाता है और किम समझ जाता है कि उसकी इंस्टीट्यूशन सही थी। अब वो किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं समझ कर सकते। योन ने क्लोज चेंज कर लिए और जो गन थी वो किम को दे देते हैं। वो बताता है कि इस अपोकलिप्स में यही उसके काम आएगा। और हम किम को देखते हैं, वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था, लेकिन योन के फेक स्माइल से समझ जाता है कि कुछ रॉन्ग हुआ है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जब वो गीना कार में जाग जाती है। किम उसे बताता है कि उन लोगों ने उस मैनिपुलेटिव बास्टर्ड को डील कर लिया है और यान अब उसकी पूरी प्रोटेक्शन करेगा। गीना थी वो रोने लगती है और कहती है, हमने उनकी हेल्प की थी फिर भी उन्होंने हमें धोखा दिया।
किम उसे समझाता है कि अब सिर्फ यॉन पर ट्रस्ट करो, वही तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए साथ रहेगा। वो तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। मीनवाइल यॉन ने किम को गन इसलिए दी थी ताकि वो सोचता है अगर मेरा कंट्रोल यहाँ पर मुझसे चला जाता है तो वो उसे मार सके और उसे यहाँ पर रोक सके कुछ ऐसा करने के लिए जो कि वो कभी भी नहीं करना चाहता। जिसके बाद हमें बताते हैं रात को रेस्ट करते हुए किम यॉन से पूछता है कि ज़ॉम्बी तुम्हें अटैक क्यों नहीं करते। यॉन को भी खुद नहीं पता था, लेकिन उसे पता था कि ज़ॉम्बी तो उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। किम काफी ज्यादा हैरान था और कहता है तुम इंसान भी हो या कुछ और। यह सुनकर यॉन डर जाता है। तभी गीना वहां पर आ जाती है और बताती है कि जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो एक्सपोज्ड स्किन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस बात से किम भी शॉक्ड हो जाता है। यह इन्फॉर्मेशन वो बताता है कि तुम्हें कहाँ से मिली। गीना बताती है कि उसके मैनेजर ने स्टोर रूम में छुपने से पहले यह बात उसे पहले बता दिया था। अचानक रेडियो पर ट्रांसमिशन आ जाता है कि वायरस आउटब्रेक का छठा दिन है और पूरी दुनिया में वायरस पूरी तरीके से फैल चुका है। और वो लोग बताते हैं कि अगर आप लोग सुरक्षित हों तो हमारे रेडियो स्टेशन पर जरूर कांटेक्ट करें, हम आपकी मदद कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद वो दोनों ही खुश हो जाते हैं, लेकिन वो लोगों को शक होने लगता है अगर वो लोग इतने ज्यादा सुरक्षित होते तो इस तरीके से ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। ऐसा लगता है कि वो प्लेस भले ही सुरक्षित क्यों ना हो, लेकिन वो एक कंटामिनेटेड जोन के जैसी बन चुकी है कि वो लोग सरवाइव करने के लिए वहां से निकल नहीं सकते। लेकिन इससे पहले कुछ होता। ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।